Hello everyone, I am भावना बंसल and this particular video is related to the arrest of the person। देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि अरेस्ट क्या होता है, कितने तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है, कौन कौन पर्सन्स विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है अंडर सेक्शन 46 ऑफ द CRPC। ठीक है, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या हैं और उससे रिलेटेड केसेस को। देखिए ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग के लिए, और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी इससे डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, इससे मेरा मोरल बूस्ट होगा फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं अरेस्टेड पर्सन के राइट क्या होते हैं। तो पहला राइट है, देखिए जब किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करेगी तब उसे बताएगी कि उसे किस जुर्म के लिए किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर प्रोवाइडेड है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में प्रोवाइड किया गया है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तब उसे इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसे किस गुनाह के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और अगर वो किसी से कंसल्ट करना चाहता है या अपने को डिफेंड करने के लिए किसी लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प लेना चाहता है तब उसके लिए उसको मना नहीं किया जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 है ये कहाँ अप्लाई होता है, ये अप्लाई होगा जब अरेस्ट विदाउट वारंट, जब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे। और कब करते हैं ये हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं अंडर सेक्शन 41। ठीक है, तो जब पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट करेंगे तब उस कंडीशन में वो उस पर्सन को ग्राउंड बताएंगे कि किस लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में। ओके, और अगर मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू कर दिए हैं, ठीक है, वारंट इशू करने के बाद पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जाता है तब उस पर्सन को, उस अरेस्टेड पर्सन को नोटिफाई किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उसको वारंट भी शो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ प्रोवाइडेड है, ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 75 में, तो वो है विदाउट वारंट के केस में 56 और 75 है विद वारंट के केसेस में। ओके, नेक्स्ट देखिए DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस, ये लैंडमार्क जजमेंट है अरेस्ट से रिलेट। इस केस में इनकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन 50A को एड ऑन किया गया। ठीक है, और ये इम्पोज करता है पुलिस ऑफिसर को, लीगल ऑब्लिगेशन देता है कि जब वो किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे तब उसके फ्रेंड, उसके रिलेटिव या कोई भी वो पर्सन जिसको वो अरेस्टेड पर्सन खुद से नॉमिनेट करेगा बताने के लिए, उनमें से किसी भी पर्सन को पुलिस जो है वो इन्फॉर्म करेगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन को हमने अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, और साथ ही साथ पुलिस एक जनरल डायरी मेंटेन करती है जिसको हम GD बोलते हैं आम भाषा में। तो उस GD में उस पर्सन के नाम को रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, जो रिलेटिव होगा या जो फ्रेंड होगा उसका नाम जो है उसमें रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ग्राउंड है हमारा बेल से रिलेट। अगर हम नॉन बेलेबल केसेस को छोड़ दें, उनको एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी सारे केसेस में जब पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उस पर्सन को ये इन्फॉर्म करेंगे कि उसका राइट है कि वो बेल पर रिलीज हो सकता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रोवाइडेड है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। जब पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो बिना किसी डिले के उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, चाहे वो विदाउट वारंट का केस हो, विदाउट वारंट अरेस्ट किया हो, चाहे विद वारंट किया हो। देखिए अगर विदाउट वारंट अरेस्ट किया होगा तो ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 56 में। ठीक है, और विद वारंट के केस कहाँ पे प्रोवाइडेड है, सेक्शन 76 में। हम आपको ये चीज़ सेक्शन वाली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं और उसमें जब आप सेक्शन को नोट करेंगे
तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर राइटिंग में। और साथ ही साथ ये कुछ जो सेक्शंस हैं ये आपके प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा राइट कि देखिए, जब हमने ये देख लिया सेक्शन 56 में कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो बिना किसी डिले के उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तो वो डिले 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये कहाँ प्रोवाइडेड है? सेक्शन 57 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसमें प्रोवाइजो कहता है कि वो टाइम जो जर्नी में निकला है, यानी अगर ऐसा मानिए एक पर्सन जो है वो भाग गया है या किसी दूसरी स्टेट में रहता है, पुलिस उसे वहाँ से अरेस्ट करके लाती है, तो वहाँ से मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस जर्नी में जो टाइम लगा उसको एक्सक्लूड करने के बाद जो 24 आवर्स बचेंगे वही 24 आवर्स में जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, यानी ये जो जर्नी का टाइम है ये इससे माइनस कर दिया जाएगा, यानी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए अगर जो पुलिस ऑफिसर है अगर 24 आवर्स में उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, तब वो जो अरेस्ट है, वो जो डिटेंशन है वो अनलॉफुल मानी जाएगी और ऐसा पुलिस ऑफिसर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए गिल्टी होगा अंडर सेक्शन 342 आईपीसी में। ठीक है, नेक्स्ट राइट है राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। अगर कोई भी पर्सन अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में हमने देखा कि अगर कोई अरेस्टेड पर्सन चाहे तो वो अपनी चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू खुद को डिफेंड करा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अब किसी भी पर्सन से कंसल्ट कर सकता है। तो इसका स्टेटरी राइट है सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी में, जो प्रोवाइड करता है कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन का राइट है कि वो डिफेंड कर सकता है अपनी चॉइस के प्लीडर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन फॉर द फ्री लीगल एड। अब एक पर्सन है जो कि इंडिजेंट है, पॉपर है या फिर पुअर पर्सन है, तब उस कंडीशन में वो अपना केस जो है वो कैसे चलाएगा जब उसके पास सफिशिएंट मीन्स ही नहीं है। तब इन खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि स्टेट के को ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि वो ऐसे इंडिजेंट पर्सन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट किया गया है, यानी कि ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट भी है जो इंडिजेंट पर्सन को मिला हुआ है कि अगर वो चाहे तो वो फ्री लीगल एड जो है उसको मिलेगी, फंडामेंटल राइट है उसका। ठीक है, और साथ ही साथ ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39A में भी प्रोवाइड किया गया है कि जब किसी पर्सन के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, ठीक है, लॉयर मैनेज करने के लिए, तब स्टेट उस कंडीशन में उस पर्सन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो प्रमोट करेगी जस्टिस को। ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसके पास मैनेज करने के लिए ही लॉयर नहीं है, उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, ठीक है, अपना केस लड़ने के लिए, तब क्या होगा, उस केस में जो हमारा न्याय है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। ठीक है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस आएंगी और दोनों ही पार्टीज़ को फ्री इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में फ्री लीगल एड मिलना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी भी इसको प्रोवाइड करता है कि अगर कोई केस सेशन कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, और सेशन कोर्ट को ये बात पता चलती है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है अपने लॉयर को मैनेज करने के लिए, तब उस कंडीशन में वो उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट राइट है कि अगर वो अरेस्टेड पर्सन चाहे तो वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा सकता है अंडर सेक्शन 54 ऑफ द सीआरपीसी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है कि जो चार्जेस उस पर लगाए गए हैं, जिन ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट किया गया है, वो साबित कर सके कि वो इनोसेंट है, और साथ ही साथ जब पुलिस कस्टडी में वो था, अगर पुलिस ने उस दौरान
उसके साथ कोई मिसबिहेव किया है या उसे कोई इंजरी दी है, तो वो उस मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू मजिस्ट्रेट को ये चीज़ भी बता सके। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की भी ये ड्यूटी बनती है कि ऐसे अरेस्टेड पर्सन को वो ये चीज़ इन्फॉर्म करे कि उसका राइट है मेडिकल एग्जामिनेशन का भी। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 53 में भी आपको ये मेडिकल एग्जामिनेशन मिलेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए सेक्शन 53 में जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो पुलिस की रिक्वेस्ट पे किया जाता है। पुलिस अरेस्टेड पर्सन को कंपेल करती है मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट होता है वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है। ठीक है, हमने अपने ग्राउंड डिस्कस कर लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, जो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया तो उन्होंने डायरेक्ट किया पुलिस को कि जब भी आप किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे, डिटेन करेंगे, तब जो ये गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं उन गाइडलाइंस को हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, तो देखते हैं वो गाइडलाइंस क्या हैं। तो जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करें तब एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर उसकी आइडेंटिफिकेशन रखेंगे। ठीक है, उसके बारे में क्लियर, उसको ये नहीं कि आपने अरेस्ट करना था ए को और उसकी जगह बी को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो वो ऑल दो, अगर आप चैप्टर 4 जब हम देखेंगे सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी, ठीक है, तो वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर गिल्टी तो नहीं है, बट जनरली उनको एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है, सेकंड गाइडलाइन थी कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी पुलिस तो वहाँ पर मेमो यानी कि मेमोरेंडम तैयार करेगी, और उस मेमोरेंडम में एटलीस्ट वन विटनेस, और वो विटनेस कौन होगा? वो विटनेस होगा कोई उसी अरेस्टेड पर्सन की फैमिली का मेंबर या फिर उस एरिया का कोई रेस्पेक्टफुल पर्सन, वो उस पर साइन करेगा, और साथ ही साथ जो अरेस्टेड पर्सन है उसके उस पर साइन कराए जाएंगे। ठीक है, तो एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा ग्राउंड है इन्फॉर्म किया जाएगा उसके रिलेटिव और फ्रेंड्स को। ये हमने देखा था सेक्शन 50A, जो कि इसी केस में इनकॉर्पोरेट किया गया, इसी केस की वजह से वो बाद में ऐड ऑन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जब उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो ये तो बताया ही जाएगा उसके फ्रेंड और रिलेटिव्स को कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि कब किया, कहाँ से किया। ठीक है, उसको कहाँ से अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके उसे कहाँ पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइडलाइन, अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी अवेयर ऑफ द राइट टू इन्फॉर्म समवन। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन को ये भी पता होना चाहिए कि उसके पास एक कोई ऐसा भी राइट है जिसमें वो किसी पर्सन को इन्फॉर्म भी कर सकता है कि मुझे ऐसे ऐसे अरेस्ट कर लिया गया है। राइट, नेक्स्ट हो गया पुलिस मस्ट एंटर द नेम ऑफ दोज पर्सन। ये हमने आपको भी बताया था सेक्शन 50A में ही कि जो जनरल डायरी होती है, जब पुलिस किसी पर्सन को, उसी के फैमिली मेम्बर हो या उसके फ्रेंड हो, उनको जब पुलिस बताएगी कि हमने आपके इस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया है, तब उस पर्सन की जो नाम है वो एंटर करेंगे अपनी जीडी में, जनरल डायरी में उसके नाम को लिखेगी पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट गाइडलाइन दी गई कि जो अरेस्टी पर्सन का जब एग्जामिनेशन किया जाएगा तब डॉक्टर उसकी मेजर और माइनर हर तरीके की इंजरी को एग्जामिन करेंगे। ठीक है, देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इसका ऑब्जेक्ट है कि उसकी एक एक इंजरी को देखना कि कहीं वो चोट अरेस्ट के दौरान पुलिस के द्वारा तो नहीं दी गई है, कहीं वो चोट जो है वो पुरानी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो एग्जामिन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जब वो उस पर्सन को जो अरेस्ट किया जाएगा तब हर 48 आवर्स के बाद पुलिस कस्टडी में ही उसको डॉक्टर के थ्रू, ट्रेन डॉक्टर के थ्रू एग्जामिन किया जाएगा। इसका भी ऑब्जेक्ट वही है कि ये चेक करते रहना कि उसे कोई चोट तो नहीं दी जा रही है, उसको कोई इंजरी तो नहीं दी जा रही, 3rd डिग्री टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा पुलिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट गाइडलाइन दी गई कि जो मेमो वगैरह पुलिस जो तैयार करेगी, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी, वो उस इलाके के, उस एरिया के मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट गाइडलाइन मिली कि जो अरेस्टी होगा वो चाहे तो वो अपने लॉयर से भी मिल सकता है ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन।
ठीक है। जब उसके पूछताछ की जा रही होगी उस दौरान वो अपने लॉयर से भी बात कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लॉयर पूरी इंटेरोगेशन के दौरान वहीं पर रहेगा। ठीक है, पूरी इंटेरोगेशन के दौरान वो वहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, गाइडलाइन है कि अरेस्ट करने के 12 घंटे के अंदर विद इन 12 आवर्स जो अरेस्टेड पर्सन से रिलेट इंफॉर्मेशन जिस भी ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट हेडक्वार्टर के पुलिस कंट्रोल रूम में इस इंफॉर्मेशन को देगी। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रेंड्स एंड थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए प्लीज़। इससे मुझे आगे वीडियोस बनाने में एनकरेजमेंट मिलेगा।